हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट कंपाउंड लेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो इसका जो है इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे यहाँ पर। इसमें क्या है कि ग्लोबर एक साइंटिस्ट थे हु प्रिपेयर्ड दिस एसिड इन ईयर 1648। काफी ओल्ड कंपाउंड है, बाय हीटिंग कॉमन सॉल्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एक साइंटिस्ट है डेवी इन 1810 showed that this is a compound of two elements. One atom is hydrogen and second element is chlorine. दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं? इन द लेबोरेटरी इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ NaCl विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या देगा पहले स्टेप में NaHSO4 and HCl एट 420 केल्विन टेम्परेचर। इस कंपाउंड का रिएक्शन आगे हुआ फिर से HCl से बट एट हाई टेम्परेचर, तो भी क्या देगा अगले स्टेप में HCl और आपको देगा इसमें सोडियम सल्फेट। इसका और भी रिएक्शन है, लाइक रिएक्शन ऑफ H2 plus Cl2 इन सनलाइट दैट कैन फॉर्म HCl। अब आते हैं प्रॉपर्टीज में। तो प्रॉपर्टीज में क्या है? कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 189 केल्विन, मेल्टिंग पॉइंट है 159 केल्विन। और इसमें क्या होता है? इन सॉलिड स्टेट इट इज ए व्हाइट सॉलिड HCl। एक्वा सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्चुअली होता क्या है? एक्वा सॉल्यूशन इट बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। और क्या होता है? इट्स कंप्लीट आयनाइजेशन, इट्स कंप्लीट डिसोसिएशन इन एक्वा सॉल्यूशन with K values given 10 to power 7 which is very high। क्या देगा? HCl gas will be dissolved। तो ये आपको देगा हाइड्रोनियम आयंस एंड Cl नेगेटिव आयन एक्वस। Ka वैल्यू आपका बहुत बड़ा है, ये शो करता है कि इसमें अल्फा आपका होगा इक्वल टू 1, मींस दिस एसिड इन सॉल्यूशन सो कंप्लीट डिसोसिएशन इनटू आयंस। अगला पॉइंट क्या आएगा इसमें? विद अमोनिया। यहाँ पे क्या है? अमोनिया आपका बेस होता है, HCl एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो क्या होगा इस केस में? जब रिएक्शन हुआ तो क्या बनता है? डेंस वाइट फ्यूम्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NH4Cl सॉलिड। इसमें एक मिक्सचर होता है 3 पार्ट ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3। बोथ आर टेकन कंसंट्रेटेड, इसको बोलते हैं एक्वा रिजिया। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज 3 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड HCl प्लस 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3, इसको हम बोलते हैं एक्वा रिजिया। और क्या करता है? इट डिसॉल्व्स नोबल मेटल्स। तो क्या बनाएगा? जैसे गोल्ड का है, प्लेटिनम का है, दे फॉर्म देयर कॉम्प्लेक्स आयंस विद द Cl नेगेटिव एज लिगेंड्स। तो जैसे आपको यहाँ पर रिएक्शन दिया है, नॉर्मली क्या होता है? HCl और अलोन HNO3 कैन नॉट डिसॉल्व और रिएक्ट विद दिस मेटल्स, बट कॉम्बिनेशन कैन रिएक्ट। और आपको बनेगा AuCl4 नेगेटिव आयन विद गोल्ड एंड Pt विल फॉर्म PtCl6 2 नेगेटिव आयन, हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट सॉल्ट। यहाँ पर टेट्राक्लोराइडो ऑरेट सॉल्ट नाम होता है कॉम्प्लेक्सेस का। और NO बनता है दोनों केसेस में एज बाई प्रोडक्ट। तो ये हमारी कॉमन रिएक्शंस हैं HCl का। इसमें थोड़ा और रिएक्शंस भी हैं, वो देख लेते हैं यहाँ पर। इन प्रॉपर्टीज वी कैन कंटिन्यू। देखो HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सो इट कैन रिएक्ट विद द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड्स। होता क्या है? इट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड्स, दे आर बेसिक इन नेचर। तो होता क्या है? HCl क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो बीइंग स्ट्रॉन्ग एसिड HCl कैन decomposes the salts of weak acids and strong bases। सॉल्ट क्या होते हैं? ऐसे such salts which are formed by combination or reaction of strong base and weak acids, salts are basic in nature, so HCl और strong acid can decompose such salts। इसमें common reaction है, say example of reaction of sodium carbonate plus 2HCl, it can form NaCl plus CO2 plus water। अगर हम रिएक्शन करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का प्लस HCl, तो क्या आपको देगा? NaCl प्लस H2O प्लस CO2 डिकम्पोज होगा। इफ यू टेक रिएक्शन सोडियम सल्फाइड, तो क्या देगा? HCl से रिएक्शन करने पर सोडियम क्लोराइड प्लस SO2 प्लस H2O। तो ये कॉमन रिएक्शन है जहां पर सॉल्ट होंगे। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड्स आर डिकम्पोज बाय एक्शन ऑफ HCl which is acting as strong acid। अगला आता है इसमें कुछ यूजेस ऑफ HCl। इसके यूजेस क्या क्या होते हैं HCl के? तो यहां पर क्या आपका यूज आएगा? देखिए, इन मैन्युफैक्चर ऑफ सम कंपाउंड्स, manufacture of compounds like Cl2,
NH4Cl, ग्लूकोज एटसेट्रा। इसका था प्रिपरेशन में। अगला आएगा यहां पर इन एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लू फ्रॉम बोन्स एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ बोन ब्लैक। और क्या होता है, यूज इन मेडिसिन्स एंड एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट। कॉमन है आपका यूज एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट। कोई भी कंपाउंड मिलता है यू कैन राइट डाउन एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट। जो आप प्रैक्टिकल देखते हैं करते हैं उसी को देखते हुए कंपाउंड्स को। तो ये आपके हुए इस कंपाउंड के यूजेस। और ये हमारा कंपाउंड खत्म होता है यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड। एक्वस सॉल्यूशन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिहेवियर स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसके आपको रिएक्शन हम यहाँ देख चुके हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट कंपाउंड्स पर जिन्हें बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपना आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। जो हमारा कंपाउंड चल रहा है इसमें आपका ग्रुप 17 एलिमेंट्स में और इन हैलोजन फैमिली। नेक्स्ट टू टेक इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ये बनते कैसे हैं? इंटर हैलोजन मीनिंग क्या होता है? बाय द रिएक्शन ऑफ टू हैलोजन्स अमंग देमसेल्व्स दे कैन फॉर्म द कंपाउंड व्हिच आर कॉल्ड इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ये बनते क्यों हैं? इसका रीजन क्या है फॉर्मेशन का? इसका सिंपल रीजन ऑफ फॉर्मेशन का दो हैलोजन्स होते हैं जिनका डिफरेंट वैल्यूज होता है। किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सो दे कैन कंबाइन टू फॉर्म द कंपाउंड व्हिच आर देन कॉल्ड इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। एक तो खुद तो होते हैं एलिमेंट्स और प्लस क्या होता है दे आल्सो कैन रिएक्ट अमंग देमसेल्व्स टू फॉर्म द कंपाउंड इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो इसका सिंपल रीजन समझिए, ड्यू टू डिफरेंस in the electronegativity the halogen atoms combine with each other and give rise to formation of binary covalent compounds। सभी क्या होते हैं? बाइनरी होते हैं, मींस दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है। और कैसे होते हैं? कोवलेंट इन नेचर which are called as inter halogen compounds। they are of four categories। क्या होता है? XX-, XX-3, XX-5 and XX-7। यहाँ पर X क्या हुआ? सेंट्रल एटम। और जो हमने लिखा है एलिमेंट X- वो क्या होगा? सराउंडिंग एटम्स। तो यहाँ पर जो बेसिक रूल क्या होता है, जो X एटम होगा साइज बड़ा होगा इसका, और क्या होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और वी कैन से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन X-। यहाँ पे X- क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और क्या होगा? साइज स्मॉल होता है इसका। तो यहाँ पे ये लिखा है व्हेन X इज हैलोजन ऑफ लार्जर साइज एंड X- ऑफ स्मॉलर साइज, एंड व्हाट हैपन दिस X- is more electronegative than X। have no confusion, X- is more electronegative than X। क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो सराउंडिंग एटम हो जाता है, और जो ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल बी योर सराउंडिंग एटम एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बिकम सेंट्रल एटम। तो यहां पर वो अगला पॉइंट आता है इसमें कि जो फॉर्मूला आता है X-3 कब बनेगा, 5 या 7 कब होगा। इसमें क्या होता है? सिंपल रीजन है, ये डिपेंड करता है रेडियस रेशियो के ऊपर। एज द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ X एंड X- इंक्रीजेस द नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल आल्सो इंक्रीजेस। IF7 क्या होता है? एक ही कंपाउंड ऐसा है जो 7 होता है, फ्लोरीन। इसमें क्या है? रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द आयोडीन टू फ्लोरीन इज मैक्सिमम। साइज हैलोजन्स में क्या है? सबसे छोटा हाइड्रोजन है फ्लोरीन एटम, और सबसे बड़ा हैलोजन कौन सा होगा? आयोडीन एटम होगा यहाँ पर। तो रेशियो ऑफ द साइज इज मैक्सिमम ऑफ X to X-, so it contain maximum number of atoms in the molecule। अब आते हैं इसका प्रिपरेशन पर। प्रिपरेशन कैसे करते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का? इसमें दो तरीके होते हैं। एक होता है डायरेक्ट प्रिपरेशन, कि अगर हम हैलोजन्स का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कर देंगे अमंग देमसेल्व्स, तो दे आर प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और बाय एक्शन ऑफ हैलोजन ऑन द लोअर इंटर हैलोजन कंपाउंड। लोअर का मीनिंग व्हेन दे कंटेन लेस नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल्स, तो बोलेंगे लोअर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स इन डिफरेंट कंडीशंस। जैसे हमारा पहला दिया है, ये एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पर डायरेक्ट कॉम्बिनेशंस के। Cl2 एंड F2 इक्वल वॉल्यूम लेंगे तो बनेगा ClF। इफ टेंपरेचर है 437 केल्विन। अगर आप लेते हैं Cl2 एंड F2, F2 इज एक्सेस एट 573 केल्विन, तो बनता है ClF3। यहाँ पर है I2 प्लस Cl2 लेंगे इक्वी मोलर अमाउंट में, तो बनेगा ICl।
अगर हम लेते हैं Cl2 लेंगे एक्सेस में तो बनेगा ICl3। Br2 का कॉम्बिनेशन क्या F2 से, F2 को यहाँ पे डाइल्यूट करते हैं वाटर से तो बनता है BrF3। इफ आई टेक F2 एक्सेस तो बनता है BrF5। यहाँ पे ध्यान रखिएगा IF7 कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ द हैलोजेंस। तो यहाँ पे एक हुआ, अगला है प्रिपरेशन फ्रॉम द लोअर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो यहाँ पर क्या होता है, ये यूज करते हैं मेथड स्पेशली फॉर द हैलोजन फ्लोराइड्स कि यहाँ पे ऑलरेडी हमारा एक होता है हैलोजन कंपाउंड, उसका रिएक्शन करते हैं आगे फ्लोरीन से या और हैलोजन से, तो दे कैन फॉर्म हायर इंटर हैलोजन कंपाउंड। जैसे ClF का रिएक्शन क्या F2 से बना ClF3, ClF3 का रिएक्शन क्या F2 से एक्सेस में तो बनता है ClF5 व्हेन वी हैव टेंपरेचर 350 डिग्री सेल्सियस। IF5 का रिएक्शन क्या F2 से बनता है IF7। BrF3 का रिएक्शन क्या F2 ले लेने पे एक्सेस में तो बनता है BrF5। ये मेथड कहां पर यूज होता है, स्पेशली फॉर द हैलोजन फ्लोराइड्स, मींस यहां पे फ्लोरीन होगा सराउंडिंग एटम्स, ऐसे केसेस में हम इसको यूज करते हैं मेथड को यहां पे, ठीक है। नाउ कैन टेक प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो हम आगे लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ दिस इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज में क्या है, दीज आर, देखो इसमें सिंपल चीज है। प्रॉपर्टीज में क्या होता है, जो इनका प्रॉपर्टीज आता है, दे आर नॉर्मली इंटरमीडिएट बिटवीन टू हैलोजेंस। इसमें यहाँ पे एक पॉइंट होता है कि मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर बिट हायर देन एक्सपेक्टेड। रीजन क्या होता है इसमें, आयनिक करेक्टर थोड़ा आता है डिफरेंट हैलोजन होने की वजह से, तो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर बिट हायर, अदरवाइज द प्रॉपर्टीज विल बी इंटरमीडिएट। तो कुछ पॉइंट देते हैं, दिस कंपाउंड्स में बी गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स। एग्जांपल दिया है गैसेस का ClF, BrF, ClF3, IF7, दे आर gases. Liquids can be taken BrF3, BrF5. Solids can be ICl, IBr, IF3 and ICl3. सिंपल होता है कि अट्रैक्शन फोर्स देखते हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड मोलर वेट। मोलर वेट हाई होने से क्या होता है, दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्गर वैन डर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस। और बाकी क्या जो है पोलरिटी ज्यादा होने से क्या होता है, दे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कैन हैव स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। इससे आपका जो मेल्टिंग पॉइंट्स या बॉइलिंग पॉइंट्स वो इंक्रीज होते हैं, दे बिकम सॉलिड फॉर दैट रीजन बिकॉज ऑफ मोर डिफरेंस ऑफ द एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयोडीन एंड अदर हैलोजेंस। और सेकंड पॉइंट क्या होता है, मोलर वेट ज्यादा होगा इन कंपाउंड्स का। अगला पॉइंट क्या है, इंटर हैलोजेंस कंटेनिंग फ्लोरीन आर कलरलेस बट दोज कंसिस्टिंग ऑफ हैवियर हैलोजेंस आर कलर्ड एंड द इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ मोलर वेट, ठीक है। अगला पॉइंट है ऑल इंटर हैलोजेंस आर कोवलेंट एंड डायमैग्नेटिक इन नेचर। सिंपल रीजन है, एटम तो सेम ही होता है, डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है कि दे कैन बी कॉल्ड आयनिक इन नेचर। अगला पॉइंट क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीस कंपाउंड्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन X एंड X डैश। क्यों, क्योंकि पोलैरिटी ज्यादा होगा उस केस में। पोलैरिटी होने से क्या होता है, दे विल हैव स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, इसलिए क्या होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। अगला पॉइंट क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। जो लॉजिकली होता है वो आपका ऑर्डर होना चाहिए वाला कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ X डैश टाइप कंपाउंड व्हिचएवर आर एग्जिस्टिंग, जो एग्जिस्ट नहीं करते उनको छोड़ देंगे। तो उस केस में से IF का स्टेबिलिटी बहुत कम होता है इन अदर वे के इसका रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस के बारे में। बट अगर एग्जिस्ट करते हैं तो क्या होता है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ X डैश टाइप कंपाउंड्स डिक्रीज with the decrease in the difference of the electronegativity values of the X and X dash। यहाँ पर डिफरेंस हाईएस्ट होगा एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, should be thermally more stable when existing then BrF5, then ये डिफरेंस आपका जितना कम होगा उतना ही थर्मल स्टेबिलिटी कम होगा कंपाउंड के अंदर। That is simple meaning the more the polarity of X dash bond, more the stability of compound। अगला पॉइंट क्या, these are more reactive than the parent halogens but less reactive than fluorine। फ्लोरीन को छोड़ के इनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, they are more reactive than the parent halogens except fluorine। Fluorine is the most reactive either in halogens or even in interhalogen compounds। और क्या है, the order of reactivity of some halogens interhalogen compound are given ClF3 more reactive। कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, BrF3, IF7, BrF5, BrF, इसमें पैटर्न है। हाँ, ये आपका रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस। दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर क्या होता है, all of the interhalogen compounds they undergo hydrolysis giving halidine from the X dash। सिंपल है, वाटर मॉलिक्यूल विल अटैक एज न्यूक्लियोफाइल। कहाँ पर अटैक करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, जिस पे हैलोजन पे आएगा डेल्टा प्लस चार्ज। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है X डैश,
वो लेगा हाइड्रोजन प्लस, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन है X, वो वहां पर अटैक करते हैं वाटर मॉलिक्यूल का। और क्या होता है, इन द रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑक्सीडेशन नंबर विल नॉट चेंज ऑफ द सेंट्रल एटम्स, इनफैक्ट ऑल द एटम्स। तो यहाँ पर क्या है, गिविंग हैलाइडाइन फ्रॉम X डैश एंड ए हाइपोहैलाइडाइन दैट इज X डैश, यहाँ से मिलता है हाइपोहैलाइडाइन, हैलाइडाइन मिलता है X डैश 3 से। हैलाइड का मीनिंग क्या होता है, देखो O X नेगेटिव बोलते हैं हाइपोहैलाइड, XO2 नेगेटिव बोलते हैं हैलाइडाइन, XO3 नेगेटिव बोलते हैं हैलेटाइन, और एक होता है XO4 नेगेटिव आयन इज कॉल्ड परहैलेटाइन अनाइन। तो ये आपका दिया है, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द लार्जर हैलोजन एटम्स। इसमें क्या होता है, जो X डैश होगा वो बनाएगा हैलाइडाइन, और जो X होगा एटम यहाँ पे लार्जर एटम हैलोजन, वो क्या बनाएगा हाइपोहैलाइडाइन। अगर आपका इस टाइप का दिया है इंटर हैलोजन कंपाउंड हैलाइडाइन, अगर इस टाइप का होगा तो, और हैलेटाइन दैट इज XO3 नेगेटिव आयन इस टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड में, और यहाँ पे क्या देगा XO4 नेगेटिव आयन दैट इज कॉल्ड परहैलेटाइन इन X डैश टाइप अनायन। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया, रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट करना है, X डैश का रिएक्शन क्या वाटर में, तो X डैश में आपका देगा H, और यहाँ पे आपका देगा H OH ग्रुप से, यहाँ पे देखो सब में HCl बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा HOBr HOI, और यहाँ पे क्या बनेगा HiO3, सिंपल है, HiO2 बनेगा, सॉरी HiO2। ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहता है इंटर हैलोजन कंपाउंड में, सेंट्रल एटम का भी दूसरे एटम का भी। यहाँ पे क्या होगा, I का स्टेट +3 है तो +3 रहेगा, HiO3 मिलता है इसको देन हैलाइड आयन, और इसका नाम होता है आयोडिक एसिड। तो आपका कंपाउंड बन गए। यहाँ पे देखो IF5 में क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, तो यहाँ पे भी आपका बनेगा ऑक्सीडेशन नंबर +5, तो इसका नाम क्या है HiO3। इसका नाम होता है हेलिक एसिड, इसका नाम होता है हेलस एसिड, सॉरी इसका नाम है हेलस, इसका नाम था हाइपोहेलस। इस जो सीरीज होता है इसका नाम होता है हेलस एसिड। हेलस मींस इन दिस केस कंटेन आयोडस। हेलस होता है IO3 नेगेटिव आयन, हेलिक होता है IO3 नेगेटिव आयन कैटेगरी। इसका आपको वैसे अभी आगे आएंगे पॉइंट पे बताएंगे उसके बारे में। IF7 आपको देगा इसमें 6 वाटर में 7HF प्लस H5IO6। यहाँ पर क्या होता है, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होगा, ये आपका होता है हैलेटाइन, ये होगा परहैलेटाइन। ठीक है, तो आपका ये आपका हुआ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में। थोड़ा सा और पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर लेते हैं समझने के लिए इनको। थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और भी है, वी कैन ऐड अप हियर इटसेल्फ, नो नीड ऑफ एक्सटेंडिंग फर्दर। देखो यहाँ पर अगला जो पॉइंट आता है इसमें प्रॉपर्टीज में, देखिए एक तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर रिमेन सेम, इसको ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर रिमेन सेम ऑफ द हैलोजन एटम ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। यहाँ पे क्या है ICl3 डज नॉट एग्जिस्ट, एक पॉइंट आता है सेपरेटली, डज नॉट एग्जिस्ट बट इट्स डायमर एग्जिस्ट। इससे आपका ICl3 का हम लेंगे 2 मॉलिक्यूल्स, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख सकते हैं, ये बनेगा I2Cl6। यहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन एटम एक्ट एज ब्रिजिंग एटम्स, और यहाँ पे क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन आपका होगा, आयोडीन के चारों तरफ होता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर। ये क्या बनाता है आपका स्ट्रक्चर, ये डायमर है इसका, ये होता है येलो सॉलिड बनता है, येलो सॉलिड होता है इस केस में। यहाँ पे एक पॉइंट देखिए, इफ यू टेक स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, तो हमारा जो कंपाउंड होता है X-3, इनका होता है टी शेप, दे विल हैव टी शेप स्ट्रक्चर। एक होता है X-5, इसमें शेप होता है आपका यहाँ पर स्क्वायर पिरामिडल, और आपका जो होता है X-5 मींस IF7 आपका आता है, यहाँ पे होता है शेप और ज्योमेट्री पेंटागोनल बाई पिरामिडल। यहाँ पे होता है हाइब्रिडाइजेशन sp3d, यहाँ पे होता है हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, यहाँ पे होता है हाइब्रिडाइजेशन sp3
D3। टी शेप का मीनिंग क्या होता है? अगर मैं ड्रॉ करता हूं इन ज्योमेट्रीज ट्रायंगल बाइपिरामिडल, इफ आई सपोज राइट CLF3, CLF3 can taken in T shape. The lone pair will be occupying the equatorial positions. ये आपका what CLF3 का शेप है, T shape. If I take the IF5, यहाँ पर क्या हुआ शेप? ये शेप आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पर है. The shape is called स्क्वायर पिरामिडल. ये आपका एग्जाम्पल हुआ इस टाइप के एग्जाम्पल में. यहाँ पे क्या होता है शेप? एक ही एग्जाम्पल है IF7. IF7 का शेप होगा इसमें पेंटागोनल बाइपिरामिडल. IF7 का आपका शेप होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल. थोड़ा करेक्शन कर लेना इसको, पहले लिखा हुआ तो इनका होता है शेप एंड ज्योमेट्री. ये आपका इंपॉर्टेंट शेप होता है शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स. आप आराम से वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं. फिर अगला पॉइंट रहता है हम लोग का, इसमें कुछ और रिएक्शंस हैं. इसमें आता है अगला रिएक्शन विद नॉन मेटालिक एंड मेटालिक ऑक्साइड्स. इसे यहां पे देखिए रिएक्शन होता है BrF3 का विद सिलिका. इतना रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है. 3SiF4 यहाँ पे शेप आपका इंपॉर्टेंट है और रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस वो आपका रिएक्शन इंपॉर्टेंट यहाँ पर है. SiF4 प्लस Br2 प्लस O2 गैस. अगर हम रिएक्शन करते हैं इसका BrF3 का, मेटल ऑक्साइड आपका दिया है टंगस्टन ऑक्साइड WO3, तो क्या बनता है WF6 बनेगा इस केस में, प्लस बनता है 2Br2 और यहाँ पे देगा O2. ये सेम टाइप का रिएक्शन दिखा आपको यहाँ पे. अगला हम कहते हैं रिएक्शन विद द मेटल हैलाइड्स, अल्कली मेटल हैलाइड्स. रिएक्शन विद अल्कली मेटल हैलाइड्स. तो यहाँ पे क्या है कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पर, लाइक इफ इट टेक रिएक्शन ऑफ IBr प्लस NaBr, तो क्या बनेगा इसमें? इट फॉर्म NaIBr2. IBr2 मतलब इसमें IBr2 नेगेटिव आयन बन जाएगा, Na प्लस बन जाता है. इफ आई टेक रिएक्शन ऑफ ICl3 प्लस KCl, तो होता है KICl4. मींस ये भी आयनिक होगा, K प्लस रहेगा, ICl4 नेगेटिव आयन देगा इस केस में. नेक्स्ट वी कैन टेक सम यूजेस ऑफ दिस कंपाउंड्स. यूजेस ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड्स. तो पहला क्या है? दे कैन बी यूज्ड एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स. एक तो इसका यूज आता है यहां पर ये. और क्या होता है? दे कैन एक्ट एज गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स. दे एक्ट एज गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स. मीन्स दे कैन रिप्लेस द अदर एटम में फ्लोरीन एटम्स. और क्या होता है इसमें? ClF3 एंड BrF3 आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ UF6 हेक्साफ्लोराइड ऑफ यूरेनियम इन enrichment of यूरेनियम 235. अगर आप रिएक्शन करते हैं यूरेनियम सॉलिड प्लस 3ClF3 लिक्विड फेज में है, तो क्या बनता है? UF6 बनेगा गैस फेज में प्लस 3ClF इन गैस फेज. तो ये हमारी कॉमन इसका यूजेस है इसमें किसका? ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स. तो यहां तक हमारा टॉपिक है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स खत्म होता है. नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पे ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ. मेनली फोकस करेंगे ऑक्सो एसिड पर पहले ऑफ द हैलोजन्स. हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आज बात करने वाले हैं अगले टॉपिक में अबाउट द ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन्स. ये भी टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछता है वो आपका होता है मेनली एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द
ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। इस पे क्वेश्चन फ्रीक्वेंट पूछा हुआ एग्जाम के अंदर है, पूछते रहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कौन से एलिमेंट से कौन से ऑक्सो एसिड बनते हैं। पहला है फ्लोरीन। फ्लोरीन में क्या होता है, एक तो साइज छोटा है फ्लोरीन का, और क्या होता है फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और क्या फ्लोरीन डज नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। फॉर दिस डिफरेंट रीजंस फ्लोरीन कैन फॉर्म सिंगल ऑक्सो एसिड जिसको बोलते हैं HOF। इसका नाम होता है फ्लोरिक 1 एसिड और हाइपोफ्लोरस एसिड। जबकि बाकी एलिमेंट होते हैं दे कैन फॉर्म ए सीरीज ऑफ द और सेवरल मोर कैन टेक हियर ऑक्सो एसिड्स। जैसे आपका क्लोरीन में होता है 4 बनते हैं, एक होता है HOCl जिसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, एक होता है HClO2 और HOClO, इसको हम बोलते हैं हेलिक एसिड और क्लोरस, इसको लेंगे क्लोरिक 3 एसिड और क्लोरस एसिड। अगला आपको आता है यहाँ पर है हेलिक 5। हेलिक 5 का मीनिंग होता है सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर +5 होता है, तो होता है हेलिक 5 और हेलिक एसिड। एक होता है हेलिक 7 मींस सेंट्रल एटम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर +7, तो इसको होता है पर हेलिक एसिड या हेलिक 7 एसिड। तो कहने का मीनिंग क्या है कि फ्लोरीन में केवल एक होता है, क्योंकि अगले अभी आपको मैं दिखाऊंगा स्ट्रक्चर्स, उसमें देखेंगे पॉइंट को। तो यहाँ पर क्या है पॉइंट वही कि ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन कैन फॉर्म ओनली वन ऑक्सो एसिड HOF। यू कैन आल्सो ऐड अप द पॉइंट हियर व्हाट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। HOF ओनली फॉर्म, इसका नाम होता है फ्लोरिक 1 एसिड और हाइपोफ्लोरस एसिड। अदर हैलोजेंस कैन फॉर्म सेवरल ऑक्सो एसिड्स। मोस्ट ऑफ देम क्या होते हैं cannot be isolated in the pure state and exist only in aqueous solution or in the form of their salts ठीक है। तो इसमें ये आपका एग्जांपल दिया है फ्लोरीन। इसमें क्या है, ये हमारा एलिमेंट दिया है, इसमें सीरीज दिया है एसिड का। ये फ्लोरीन में एक ही होता है HOF, क्लोरीन में आपका होता है 4 होते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन में ये नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है, हेलस एसिड एग्जिस्ट नहीं करते हैं स्टेबिलिटी कम होने की वजह से। तो इस केस में इसका फ्लोरीन में नाम होता है, इसका ऑलरेडी बोला हुआ फ्लोरिक 1 एसिड और हाइपोफ्लोरस एसिड। आपको थोड़ा सा नाम को ध्यान रखने के लिए ये यूज कर सकते हो कॉमन टर्म्स। जैसे इसका नाम क्या होगा हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, फिर लिखोगे इसमें क्लोरिक एसिड और यहाँ पे पर क्लोरिक एसिड। यहाँ पे लिखोगे नाम इसी तरह से हाइपोब्रोमस एसिड, यहाँ पे तो होता ही नहीं है, यहाँ पे लिखोगे ब्रोमिक एसिड और लास्ट में पर ब्रोमिक एसिड। ऐसे यहाँ पर हाइपो आयोडस एसिड, यहाँ पे आयोडिक एसिड है लिखे ना, और यहाँ पे पर आयोडिक एसिड। ये इसके नेम्स होते हैं इन ऑक्सो एसिड्स के। इनमें कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रख सकते हैं। एक तो होता है इनका जो है ऑर्डर ऑफ यू कैन से हियर एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ पर 2 सीरीज के एसिड्स हैं। अगर हम बात करेंगे सेम एलिमेंट का बात करेंगे तो क्या आएगा ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर सेम एलिमेंट में क्या होता है, जितना हमारा सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हाई होगा, जितना सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हाई होगा उतना ही उसके अंदर क्या होता है स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। अगर आपको मैं दिखाता हूं इसका स्ट्रक्चर्स लेके, जो इसका रीजन है, ये सबसे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अगर हम सपोज क्लोरीन में लेते हैं सारे एसिड्स को यहाँ पर, ठीक है, तो क्लोरीन में क्या होता है, पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है क्लोरस एसिड का। यहाँ पर क्या है क्लोरीन पे 3 लोन पेयर होंगे और यहाँ पे OH, तो ये हुआ हाइपो क्लोरस एसिड। ऑब्वियसली ऊपर आपका थोड़ा शेप रहेगा, बेंट रहता है, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। अगला हमारा है नेक्स्ट हम लेंगे HClO2। तो HClO2 में क्या होता है क्लोरीन पर 2 लोन पेयर होंगे, एक आपका डॉट होगा और यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा इसमें। तो इसका नाम क्या रखेंगे इसमें क्लोरस एसिड। अगला होता है क्लोरीन में क्या होता है Cl पे 1 लोन पेयर है और 2 ऐसे स्ट्रक्चर आएगा, तो इसका नाम होता है क्लोरिक एसिड। और अगला आपका लास्ट में होता है पर क्लोरीन में क्या होता है Cl, all 4 we have ऑक्सीजन अटैच्ड टू क्लोरीन। तो इससे हमने नाम लिखते हैं तो देखो क्या लिखा है स्ट्रक्चर में भी हमने लिखा है पहले केस में HOCl बिकॉज अटैचमेंट है क्लोरीन का ऑक्सीजन से, ना कि डायरेक्टली हाइड्रोजन से। यहाँ पे लिखा है हमने HOClO, यहाँ पे HOClO2, यहाँ पे HOClO3, क्योंकि अटैचमेंट होता है OH ग्रुप का क्लोरीन एटम से। तो इस केस में आपका एक पॉइंट कॉमन है, अगर हमारे पास क्या दिया है सेम एलिमेंट सेंट्रल एटम है, उसका हम लेंगे ऑक्साइड्स को या ऑक्सो एसिड्स को, तो उसका नियम क्या होता है
कि हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, मोर विल बी द कंपाउंड्स एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इस केस में क्लोरीन का कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इस केस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, इस केस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, इस केस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, इसमें +7 है। वो तो वो एक ऑब्जर्वेशन से, अदरवाइज लॉजिक क्या होगा, अगर हम सब केस में HN निकालते हैं तो क्या बनता है, O पर आएगा माइनस चार्ज सब केसेस में, तो O पर अगर आएगा माइनस चार्ज तो यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा इस केस में, बाय मोर रेजोनेंस द कंजुगेट बेस इज मोर स्टेबलाइज। और हम जानते हैं कि अगर हमारा कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा तो उस केस में कंपाउंड क्या होता है, मोर एसिडिक होता है। यहाँ पे भी सेम कहानी है, लेकिन रेजोनेंस कम होगा, इसमें रेजोनेंस केवल एक बार होगा एक्स्ट्रा, इसमें रेजोनेंस होगा ही नहीं कंजुगेट बेस में, तो इट कैन बिहेविंग लाइक ए वीकर एसिड, और ये होता है बिहेविंग एज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इसका नाम क्या है, पर क्लोरिक एसिड। अमंग द प्रोटोनिक एसिड्स इट इज सपोज्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इट इज सपोज्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो रीजन में मैं इसका रीजन आपका आएगा इसमें इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। अगर हम हर केस में एक H पर साइन निकालते हैं तो कंजुगेट बेस बनाएंगे, उस कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपाउंड का ज्यादा होता है। तो एक हुआ पहला पॉइंट। अगर हम अगला एग्जांपल लेते हैं, अगला पॉइंट क्या हुआ इसमें देखिए, एक तो ये हुआ हमारा इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर क्या कि अगर हमारा सेम सेंट्रल एटम होता है तब क्या होता है, अगर हमारा सेम सेंट्रल एटम होगा तो हमारा जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। इन तीनों में क्या होगा, अगर हम ड्रॉ करते हैं इसका स्ट्रक्चर, तीनों का स्ट्रक्चर सेम होगा, सेम टाइप का स्ट्रक्चर है, केवल सेंट्रल एटम डिफरेंट होगा। तो अगर हम बात करेंगे रेजोनेंस का, तो तीनों के कंजुगेट बेस में क्या होगा, इक्वल रेजोनेंस। तो वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश फ्रॉम रेजोनेंस पॉइंट ऑफ व्यू, देन वी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर सब में सेम होता है तो ये सेकंड आपका पॉइंट आता है, काम आपको आएगा सब केस में ऑक्सो एसिड में ऑक्सीडेशन नंबर सेम होता है, उस केस में सेंट्रल एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही क्या शो करता है, इट शो मोर नेगेटिव आई इफेक्ट एंड देयरफॉर दिस कंपाउंड बिकम मोर एसिडिक देन दिस एंड देन दिस। तो ये हमारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगला आता है इसमें थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी में क्या होता है, अगर हम देखो जितने ज्यादा पाई बॉन्ड बनाएंगे उतना ही थर्मल स्टेबिलिटी कंपाउंड का ज्यादा होता है। पाई बॉन्ड ज्यादा बनने से मींस एज ए होल दे व्हेन दे फॉर्म मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स देन द कंपाउंड इज मोर स्टेबलाइज्ड। तो इस केस में HOX का स्टेबिलिटी सबसे कम है, जल्दी डिकम्पोज होगा, देन HXO2, देन HXO3, देन HXO4। और इसका एक होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। तो अगर हम बात करेंगे इसमें थर्मल स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है उसका उल्टा होगा, ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो HOX का स्टेबिलिटी कम था, विल बी बिहेविंग एज, जो सिंपल जो ज्यादा स्टेबल है कम रिएक्टिव होता है, जो ज्यादा कम स्टेबल है ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो क्या होगा इस केस में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन दिस देन दिस देन दिस। तो ये आपका पॉइंट है, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर का रिलेशन क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स। सबका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो सेम टाइप का स्ट्रक्चर होगा। क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन इन तीनों केस में या सब केस में बोल सकते हैं क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज। इसमें 3 लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर है, इसमें 1 लोन पेयर, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं कि सब केस में क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 बोलेंगे। इसमें इसका शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल, यहाँ पे पिरामिडल शेप है, यहाँ पे एंगुलर शेप होगा। अगर H को हम काउंट नहीं करते शेप में, सेंट्रल एटम के अराउंड ज्योमेट्री देखते हैं उस केस में। तो ये हमारे हुए कंपाउंड के ऑक्सो एसिड्स मैन, ठीक है। तो स्टूडेंट आगे हम लेंगे कंपाउंड्स को, यहाँ पर इनको हम बोलते हैं क्या, स्यूडो हैलोजेंस एंड स्यूडो हैलाइड्स। एक्चुअली लगता है कि वो हैलोजेंस टाइप के हैं बट होते नहीं है। स्यूडो हैलाइड्स these are univalent ions, इनका वैलेंसी 1 होता है, कंसिस्टिंग ऑफ, देखो जितने हमारे हैलाइड आयंस होते हैं, हैलाइड मींस नेगेटिव आयन के फॉर्म में क्या होता है, सबका क्या होता है, वैलेंसी 1 होता है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ विच एटलीस्ट 1 एटम इज नाइट्रोजन। सब में क्या होता है, नाइट्रोजन एटम एक होगा ही सबके अंदर कंपल्सरी, दैट हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ द हैलाइड आयंस, ठीक है।
इसमें देखो प्रॉपर एग्जांपल क्या है, सोडियम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट सिल्वर सॉल्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, जो प्रॉपर्टी आपका होता है हैलाइड्स का। हाइड्रोजन कंपाउंड्स आर एसिड्स लाइक HX मींस HF, HCl, HBr, HI। रिजेम्बलेंस आपका होता है मोस्टली विद Cl minus, Br minus, I minus, not with F negative ions. Some anions can be oxidized to give molecules like halogens H2। ये कॉमन एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। Cl माइनस का नाम है साइनाइड आयन, एसिड बनता है HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड, यहाँ पे साइनोजन बनता है कंपाउंड, यहाँ पे HCl नेगेटिव आयन थायोसाइनेट आयन, एसिड आपका आएगा थायोसाइनिक एसिड और ये हुआ थायोसाइनोजन। इफ आई सपोज टेक सेलेनियम तो नाम होगा आपका तो यहाँ पे है तो उसका नाम होगा उसके अकॉर्डिंग होगा यहाँ पे Se के केस में आपका आएगा सेलुलोसाइनिक एसिड, यहाँ पे क्या होगा सेलुलोसाइनेट आयन, यहाँ पे क्या है अगर हम लेते सपोज इफ आई टेक सेलेनियम तो उसका भी आएगा सिमिलर प्रॉपर्टीज SeCl नेगेटिव आयन, इसका नाम होगा सेलिनो इन प्लेस ऑफ थाइनो साइनिक साइनेट आयन। एसिड अपनाएंगे सेम टाइप का सेलिनोसाइनिक एसिड और सेलिनोसाइनोजन, इसका नाम क्या है थायोसाइनोजन। ऐसे अगला है OCl नेगेटिव HOCN बनता है थायो मींस इसका नाम है साइनिक एसिड, नाम होता है इनका साइनेट आयन, इसका है नाम साइनामाइड आयन, इसका नाम क्या होता है साइनामाइड आयन। तो एसिड होगा साइनामिक एसिड के नाम से हुआ साइनामाइड आयन का नाम है साइनामाइड आयन। यहाँ पे OCl नेगेटिव आपका आएगा तो इसका कॉमन नेम होता है, देखो इसमें डिफरेंस क्या है चार्ज के ऊपर है। चार्ज अगर C के पास है या चार्ज आपका होगा O के पास, उसके नाम अकॉर्डिंग लगता है इसमें। तो इसमें आपका जो है ONC लिखेंगे तो इसका नाम होता है कॉमन नेम है HONC का फॉल्मिक एसिड। N3 नेगेटिव आयन इज अजाइड आयन। यहाँ पर क्या है Cl नेगेटिव आयन सो मैक्सिमम सिमिलरिटी विद Cl minus, Br minus, I minus। और क्या है इंटर स्यूडो हैलोजन कंपाउंड्स दे कैन फॉर्म लाइक ऑफ फॉर्मूला ClCN, BrCN, ICN टाइप कंपाउंड्स, जैसे हमारे थे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स दे कैन फॉर्म सच काइंड ऑफ आयंस। अगला रहेगा इसमें पॉइंट AgCl इज इनसॉल्युबल इन वाटर, AgCl इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन अमोनिया। और क्या दे फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जैसे आपका हैलाइड बनाते हैं दे कैन फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स इन फैक्ट CuCN4 3 minus, CuCl4 3 minus with cuprous salts, यहाँ पे है कोबाल्ट +3 स्टेट में तो CuCN6 3 minus, CuCl6 3 minus। तो इनको बोलते हैं स्यूडो हैलोजेंस एंड कंपाउंड, भी कॉल देम स्यूडो हैलाइड्स। ठीक है, तो इसके साथ में हमारा ये ग्रुप 17 खत्म करेंगे यहाँ पर। हम उसके बाद लेंगे ग्रुप 18 एलिमेंट्स और नोबल गैसेस। हेलो बच्चे लोग, तो आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे और वो है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट का लास्ट ग्रुप एलिमेंट्स, ग्रुप 18 एलिमेंट्स आल्सो कॉल्ड एज नोबल गैसेस। सिंपल लॉजिक है कि व्हाई वी कॉल देम नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस, कि इनके कंपाउंड सबसे कम बनते हैं, बनते ही नहीं है इनफैक्ट है बहुत, एक दो एलिमेंट यहाँ पर है। इन एक्सट्रीम कंडीशंस दे कैन फॉर्म सम कंपाउंड्स, आपका स्पेशली जीनोन है या आपका एक दो कंपाउंड होता है उसका क्रिप्टॉन का, तो उनको छोड़ के बाकी एलिमेंट्स के कंपाउंड नहीं बनते हैं, सो वी कॉल देम नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। तो इसमें हम देखते हैं, पहले इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन एंड इसमें कौन से एलिमेंट होते हैं। ग्रुप 18 है 6 एलिमेंट्स, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडॉन। इसको क्या है याद करने का ट्रिक, इसका तरीका क्या है रट्टा मारने का। हमारा एलिमेंट है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडॉन। हाउ टू मेमोराइज, you can make one sentence, already told you earlier। यहाँ पे क्या है हीना, नीना एंड हीना, नीना और करीना, की, एक सेंटेंस पूरा करने के लिए की, जीरोक्स, रीना। हाउ टू मेमोराइज, हीना, नीना और करीना, की, जीरोक्स, रीना। हर एक एलिमेंट का एक सिंबल है, हीना, नीना, आर्गन फॉर और के लिए, करीना KR के लिए, जीरोक्स XC के लिए और रेडॉन के लिए आपका हो जाएगा इसमें रीना।
तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन आर द 6 एलिमेंट इन द गिवन ग्रुप नंबर 18। यहाँ पे क्या होता है, ऑल दीज आर गैसेस एंड केमिकली अनरिएक्टिव। देखो इसमें नाम है नोबल गैसेस, क्यों बोलते हैं, बिकॉज देयर ऑल आर गैसेस। और क्या है, केमिकली अनरिएक्टिव। रीजन क्या है केमिकल अनरिएक्टिविटी का, इसमें आता है, अगर हम देखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 फॉर हीलियम, फॉर रिमेनिंग ऑल द गैसेस दे हैव कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6। ये क्या है, फॉर रिमेनिंग ग्रुप एलिमेंट्स, रेस्ट ग्रुप एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एलिमेंट्स का। इस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या होता है कि एलिमेंट क्या होंगे, अनरिएक्टिव, केमिकली अनरिएक्टिव, फॉर्मिंग वेरी फ्यू कंपाउंड्स, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस दे आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस। अनरिएक्टिव है तो नोबल गैस तो है ही, तो वी कॉल देम कम्बाइनली नोबल गैसेस, ठीक। अगला आता है इसमें देखते हैं अकरेंस। अकरेंस में क्या है, देखिए इसमें ऑल नोबल गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन अकर इन एटमॉस्फेयर। और क्या होता है, इन द देयर एटमॉस्फेरिक अबंडेंस इन ड्राई एयर is around 1% by volume, of which the argon is the major constituent, of which the argon is the major component or constituent in the given elements। इसका एक ऑर्डर भी दिया है मैंने, ऑर्डर ऑफ द abundance of the order of abundance of different noble gases in air। they have the order argon maximum, then neon, then krypton, then xenon, then radon। ये है आपका ऑर्डर ऑफ abundance in air of different noble gases। सबसे अधिक आर्गन है, नियोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम एंड देन जीनॉन। यहाँ पर क्या होता है, जो आपका हीलियम है एंड समटाइम नियोन, दे आर फाउंड इन मिनरल्स ऑफ रेडियोएक्टिव ऑरिजिन। होता क्या है, जब डिके रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, तो उसमें क्या होता है, हीलियम एक कॉमन बनता है प्रोडक्ट में। अल्फा रेज किसके बने होते हैं, हीलियम के बने होते हैं। तो इन द मिनरल्स ऑफ रेडियोएक्टिव ऑरिजिन लाइक पिचब्लेंड, इट इज ओर ऑफ यूरेनियम, मोनाजाइट, क्लेबिटाइट, ये कुछ आपके ओर्स होते हैं ऑफ डिफरेंट रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। तो उनके अंदर क्या है, आपका हीलियम एंड नियोन का भी कुछ अमाउंट होता है। द मेन कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस, उसमें थोड़ा अमाउंट रहता है हीलियम का। जीनॉन एंड रेडॉन आर द रेयरेस्ट एलिमेंट्स ऑफ द गिवन ग्रुप। तो और रेडॉन क्या है, रेडॉन इज ऑब्टेन एज ए डीके प्रोडक्ट ऑफ द रेडियम। रेडियम क्या होता है, डीके होता है भाई अल्फा पार्टिकल एमिशन, व्हेन रेडियम डीके बाय एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो इसका था 88 एटॉमिक नंबर, यहाँ पे होगा इसका 86 एटॉमिक नंबर। रेडॉन का मास नंबर है 222 प्लस हीलियम बना। तो इस केस में जो एलिमेंट बनते हैं इनको टर्म यूज करते हैं कि द टू एलिमेंट टेकन हियर वी कैन कॉल देम आइसोडायाफर्स। दीस टू एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज आइसोडायाफर्स। कितना मतलब इनके लिए आइसोडायाफर्स। इसमें क्या होता है, दे हैव सेम n-p वैल्यू, they have different atomic number, different mass number, but क्या होता है n-p वैल्यू सेम होता है। इनको होता है आइसोडायाफर। सिंपल तरीका है इसका डिफाइन करने का। एक तो ये होता है डेफिनेशन कि दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मींस हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, बट n-p वैल्यू इज सेम फॉर बोथ द एलिमेंट्स। एक तो ये तरीका इसका डिफाइन करने का। और एक होता है कि एन एलिमेंट एंड अल्फा डीके प्रोडक्ट, न्यूक्लियर रिएक्शन होगा इसमें, तो एन एलिमेंट and its alpha decay product we call them isodiaphers। element and alpha decay product we call them isodiaphers, ठीक है। और they have same n-p value। ये आपका abundance। एक हमने बोला कि इसका एटॉमिक नंबर दिया 86। हाउ टू मेमोराइज द ग्रुप एलिमेंट एटॉमिक नंबर, इसमें बहुत सिंपल ट्रिक होता है एटॉमिक नंबर को याद करने के लिए। if you write the elements on moving down the group, सीरीज में क्या आपका एलिमेंट आता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। बहुत सिंपल ट्रिक है। एटॉमिक नंबर इसका पहले का आपको याद ही होता है 2 होता है, देन आपको ऐड करना है +8, 10 हुआ, अगेन ऐड +8 बिकम 18, दो बार आपको ऐड करना है +8, फिर ऐड करना है +8, फिर आपको दो बार करना है +18, फिर +18 और फिर आपको ऐड करना है 32। ये आपका वो सीक्वेंस है अपने का एटॉमिक नंबर। 2 + 8, 2 फिर 10 + 8, फिर 18 + 18 36, फिर 18 इसमें ऐड किया तो बिकम 54 और फिर आपने इसमें ऐड किया 32 तो कितना होगा 86। ये बहुत सिंपल ट्रिक है पी ब्लॉक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर को याद करने का। केवल इस नोबल गैस में आप दो बार 8 लेते हैं
बाकी इसमें क्या होता है, पी ब्लॉक में पहले 8 ऐड करते हैं, फिर दो बार 18 देन वी ऐड 32। तो किसी भी ग्रुप का अगर आपको पहले मेंबर का एटॉमिक नंबर जो कॉमन है पता ही होता है, तो बाकी जो एलिमेंट होते हैं उनका एटॉमिक नंबर आप आराम से निकाल सकते हैं इस ट्रिक से। ओके, तो ये हमारा हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट्स। अब हम चलते हैं एलिमेंट का पहले एटॉमिक प्रॉपर्टीज पे, फिर देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बच्चे लोग हम आगे चलते हैं, आगे हम आते हैं फॉर द नोबल गैसेस एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले देखते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज। एटॉमिक प्रॉपर्टीज का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, जो हमारी एलिमेंट का प्रॉपर्टीज है एटम्स का, जैसे हम बोलते हैं एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटसेट्रा, वी आर कॉलिंग देम एज द एटॉमिक प्रॉपर्टीज। तो पहले देखते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज में क्या है। ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इसमें क्या होता है, फॉर द एलिमेंट्स व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो यहां पर क्या है, हीलियम में आपका एक सेपरेट है, एक्सेप्शन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन S1 S2। जो रिमेनिंग आपके कह सकते हैं उनमें क्या होता है, फॉर रेस्ट नोबल गैसेस दे हैव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 NS2 NP6। यहाँ पर क्या होता है, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3, 4, 5, 6, ये आपका n का वैल्यू हुआ चलता रहेगा इस तरह से एलिमेंट्स के लिए। तो आउटर मोस्ट शेल में क्या है, दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 8 इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। इससे होता क्या है, जब आपके नोबल गैसेस होते हैं दे बिकम अनरिएक्टिव टाइप एलिमेंट्स, दैट दे हैव वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कंपाउंड बनाएंगे नहीं यहाँ से, इसकी प्रॉपर्टीज में फर्क पड़ता है इसी वजह से। तो हम देखते हैं पहले एटॉमिक रेडियाई। यहाँ पर क्या है, एलिमेंट का हम मेजर करते हैं एटॉमिक रेडियस एज वान डर वाल्स रेडियस। वी आर मेजरिंग द एलिमेंट्स रेडियस एज वान डर वाल्स रेडियस। व्हाट आर वान डर वाल्स रेडियस, अगर हम दो एटम देंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के जो पास में होंगे, सबसे पास में होंगे, इनका जो सेंटर से डिस्टेंस हो सेंटर का, अगर ये आपका डिस्टेंस सपोज d होता, तो इस केस में कितना आएगा आपका रेडियस यहाँ पर d/2। दिस रेडियस इज कॉल्ड एज वान डर वाल्स रेडियस। इट इज कॉल्ड वान डर वाल्स रेडियस। तो इसलिए क्या होता है, इनका जो रेडियस वैल्यूज होते हैं दे आर क्वाइट हायर देन एक्सपेक्टेड, क्योंकि इसके कोवलेंट रेडियस से हम इनमें कोवलेंट कंपाउंड बनते ही नहीं है, तो इनके लिए हम एलिमेंट्स के लिए कोवलेंट रेडियस नहीं निकाल सकते हैं। तो फॉर द एलिमेंट्स वी आर मेजरिंग वान डर वाल्स रेडियस, जिसका वैल्यू यहाँ पर है 120। और सिंपल लॉजिक है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आपके नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से क्या होता है, एटॉमिक साइज कीप ऑन इंक्रीजिंग ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो आप देख सकते हैं एटॉमिक साइज सबसे कम है, साइज आपका बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, रेगुलर है प्रॉपर्टी, रेगुलरली देयर इज इंक्रीज इन द एलिमेंट एटॉमिक साइज। अगला प्रॉपर्टी आता है इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी। इन एनी वी कैन टेक पीरियड द नोबल गैस विल हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो दे आर द एलिमेंट हैविंग अमंग द हाईएस्ट वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट आयनाइजेशन एंथैल्पी। रीजन क्या है, हमारे जो फैक्टर होते थे आयनाइजेशन एंथैल्पी के क्या होते थे, एटॉमिक साइज के IE वैल्यूज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, फिर था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और एक था फैक्टर यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। जो सारे एलिमेंट यहाँ पर हैं दे हैव वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल होगा तो इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वो काफी हाई होता है। अगर हम पूरा देखते हैं पीरियोडिक टेबल, तो हीलियम आपका ऐसा है, हीलियम इज हैविंग हाईएस्ट ionization enthalpy among all the element of the periodic table. Helium have highest I value 2372 is the highest for any atom any element in the entire periodic table. तो सबसे highest है हीलियम का। और अगर हम देखते हैं सारे वैल्यूज they are quite high, first I values are quite high. इनफैक्ट हम बोलते हैं सेम पीरियड इनका वैल्यू हाईएस्ट होता है, इसीलिए बिकॉज ऑफ वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एंड हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका मीनिंग क्या होता है कि कोई एटम हमको दिया है, व्हेन द एटम इज आइसोलेटेड एंड गैसियस फेज, तो उस एटम में जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो जितना एनर्जी चेंज होता है उसी को बोलते हैं एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हमने एटम लिया सपोज ए, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बनाएगा नेगेटिव आयन, तो इस केस में जो एंथैल्पी चेंज होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। When atom will gain electron, how much energy the reaction will change, so that is called electron gain enthalpy of the element. ये सब वैल्यूज क्या हैं, तो इस केस में क्या होता है कि when we take for the element electron gain enthalpy values,
दीज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज क्या है, सभी का नेगेटिव है। और कैसे, सॉरी पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है कि ऑलरेडी द एलिमेंट हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। व्हेन द एटम हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट फेवरेबल। इनफैक्ट अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे यहाँ पर, अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो क्या होगा, एनर्जी देना पड़ता है। क्यों, ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हमको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा शेल को ऐड करना पड़ेगा अगर हमको इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर एंटर कराना है तो। इसलिए क्या होता है कि these element because of stable electronic configuration all the element have high positive values of the electron gain enthalpy। सबका ही वैल्यू पॉजिटिव है, लिखा नहीं प्लस बट ऑल आर पॉजिटिव। नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है, वो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फेवर होता है, बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा एनर्जी कम होगा सिस्टम का तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। बट यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है अगर हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एनर्जी बढ़ेगा इस केस में, अगर एनर्जी हाई होगा तो स्टेबिलिटी कम होगा। इसलिए इसमें कोई भी अनायन नहीं बनाते हैं। ध्यान रखिए, कोई भी एलिमेंट जिसका क्या होता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दे डू नॉट फेवर द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हमने पढ़ा था इसके बारे में कहां पर, टॉपिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो ऑल है पॉजिटिव वैल्यूज। अगला आता है इसमें डेंसिटी प्रॉपर्टी के बारे में। डेंसिटी आपका आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर है, तो इनफैक्ट आपका जो अगला प्रॉपर्टीज है दे आर कमिंग इन द एग्जांपल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे में एक टर्म और होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लिखा नहीं है, सिंपल है। फॉर द नोबल गैसेस we assign zero values of the electronegativity, क्योंकि कंपाउंड बनाते नहीं एलिमेंट है, ये हमारा सिंपल लॉजिक होता है। when the element will not form compounds, तो we assign zero value on the Pauling scale to the element's electronegativity। for all the elements the value is given of electronegativity is zero for the noble gases। आपको लिखा प्रॉपर्टी लिखा नहीं इसके अंदर है, जीरो होता है, लिखते नहीं यहाँ पर है। अब आते हैं हम एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज देख सकते हैं यहाँ पर है। पहला पॉइंट क्या है, ऑल आर मोनोएटॉमिक, कोई भी डायटोमिक नहीं होता है, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैसेस। सभी कैसे, मोनोएटॉमिक, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैसेस। और क्या है, सॉल्युबिलिटी इज वेरी लो, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, पोलैरिटी नहीं होता है इसमें इसलिए, एंड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, क्योंकि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप देयर इज इंक्रीज इन द मोलर वेट। इससे क्या होता है कि कुछ आपका इंटरेक्शन फोर्स बढ़ेंगे, वन डर वाल्स फोर्स बढ़ते हैं, वन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर वेट। इसलिए क्या होता है कि ऑन इंक्रीज एंड मूविंग डाउन द ग्रुप द सॉल्युबिलिटी इन वाटर विल इंक्रीज। और क्या होता है इसमें, डेंसिटी भी आपका बढ़ता है। इसका रीजन क्या है, मास तो सबसे काफी कम है हीलियम का, तो डेंसिटी इज वेरी लेस। फिर क्या होता है, मूविंग डाउन द ग्रुप, ये है डेंसिटी इन गैस फेज इन ग्राम पर सीसी एट एसटीपी। सभी गैसेस होते हैं, सबका देखो ना बॉइलिंग पॉइंट कितना है, हाईएस्ट है 211 बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन स्केल, तो मींस एट रूम टेंपरेचर ऑल विल बी, और एट एसटीपी ऑल आर गैसेस। तो गैस फेज में सबका कितना दिया है, डेंसिटी काफी कम है। और क्या हो रहा है कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेस रेगुलरली। इसमें कोई भी प्रॉपर्टी के वेरिएशन में आपका एक्सेप्शन नहीं है डेंसिटी के अंदर। अगला आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर वेरी लो। रीजन क्या होता है कि among the gas molecules which are monoatomic क्या हुआ, they have extremely weak van der Waals attractive force। कौन से फोर्स होंगे van der Waals के अंदर भी, in van der Waals attractive force we are having among them the weaker force, we call them London forces। तो क्या होगा इसमें, because of very weak forces London forces they have very low boiling points and melting points due to weak forces। कौन से फोर्स होंगे इसके अंदर, among the van der Waals attractive force उनमें भी सबसे वीक होते हैं लंडन फोर्सेस। कहां पे केस करते हैं, इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। सभी नॉन पोलर होंगे, पोलैरिटी है नहीं, मोनो एटॉमिक भी होते हैं, तो इवन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डिफिकल्ट टू पोलराइज। फॉर दैट रीजन दे आर हैविंग वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। हीलियम का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है, हीलियम को तो मेल्ट करना ही पॉसिबल नहीं हो पाया, इवन एट 0 केल्विन इट इज नॉट मेल्टिंग। आपको देखो ना मेल्टिंग पॉइंट भी दिया इसका। और क्या होता है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, एक होते हैं आपके van der Waals अट्रैक्टिव फोर्सेस, कोई भी टाइप के हो, तीन टाइप के होते हैं। एक होता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, जब दोनों ही मॉलिक्यूल पोलर होते हैं तो होता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। एक होता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, एक मॉलिक्यूल पोलर है एक नॉन पोलर, वहां पर होता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। अगर दोनों ही मॉलिक्यूल हो नॉन पोलर तो वहां पर आपके आते हैं लंडन फोर्सेस, कि दे विल इंड्यूस इन ईच मॉलिक्यूल सम टेम्पररी पोलैरिटी एंड देन दे कैन हैव अट्रैक्शन अमंग देम। तो सबसे कम वीक होंगे यहाँ पर, इसलिए बोलते हैं कि और क्या होता है, दिस काइंड ऑफ ऑल काइंड ऑफ van der Waals अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो होता क्या है, मूविंग डाउन द ग्रुप मोलर मास विल इंक्रीज एंड विद इंक्रीजिंग मोलर मास देयर आर इंक्रीज इन द van der Waals अट्रैक्टिव फोर्सेस। देयरफॉर
ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बोथ प्रॉपर्टीज मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज। लेकिन गैप बहुत कम है, देखो इसमें 3 का गैप है केल्विन का, यहाँ पे 4 केल्विन का आसपास गैप होगा, गैप काफी कम होता है इनके बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट में, मीनिंग फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल दे में रिमेन इन लिक्विड फेज। ठीक है, एक बार मेल्ट हो गया तो फिर बॉयल होने में एकदम इजी होता है इनके लिए। ओके, तो ये हमारा हुआ एलिमेंट का फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज। नाउ वी कैन टेक केमिकल प्रॉपर्टीज।